तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों से पहले ही 29 तारीख से हर सुबह 9 बजे आपको बिहार का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको इस तरह से दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा है या तो फिर एक्सपेक्टेड जो आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट कब होगा और कौन कौन से टॉपिक पर कैसे होगा। तो चलिए अब हम समय को ना गवाते हुए इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रैक्टिस सेट में जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता इस प्रैक्टिस सेट में पूरा आपको बना रहना है यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो चलिए हम पहले आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो आया था क्या आया था मैं वो दिखाते हुए चलूँगा। जिस तरह से प्रैक्टिस सेट आगे की ओर बढ़ते हुए जाएगा तो हम आपको ऐसे भी प्रश्न देंगे जो एक्सपेक्टेड हो है और वो परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पहला प्रश्न क्या है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। पहला प्रश्न है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है। यानी कि बोल रहा है कि दुर्गावती जो जलप्रपात है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपके ऑप्शन क्या है, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और भोजपुर जिला। ठीक है, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैमूर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में दुर्गावती जलप्रपात है। ठीक है, ये दुर्गावती जो जलप्रपात है कौन से पठार में है तो रोहतास पठार में। हम आपको सिर्फ प्रश्न का आंसर नहीं करवाते हुए चलेंगे, इससे अगल बगल जो पूछा जा सकता है वो भी हम आपको करवाते हुए चलेंगे। तो कौन से पठार में है यह जलप्रपात तो रोहतास के पठार में। ठीक है, रोहतास पठार में। अब रोहतास पठार की ऊंचाई कितनी है तो 80 मीटर। ठीक है, आपको हम एक प्रश्न में कई प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, अब जो दुर्गावती जलप्रपात है किस नदी में है। ठीक है, तो दुर्गावती जो जलप्रपात है ये दुर्गावती नदी में ही है। ठीक है, दुर्गावती नदी में ही स्थित है। कौन तो दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है क्या। ठीक है, तो अगला प्रश्न साइंस से है, इसी तरह से मिक्स प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया गया है। बोला जा रहा है कि जो किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच क्या संबंध बताता है, वो जो संबंध बताता है बल और त्वरण के बीच वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है या न्यूटन का सेकंड लॉ है या न्यूटन का थर्ड लॉ है या न्यूटन का फोर्थ लॉ है। ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूटन ने फोर्थ लॉ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप फोर्थ लॉ को तो वैसे ही काट सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 है 2 है और थर्ड है। थर्ड में क्या बोले थे न्यूटन जी ने कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर लॉ में क्या बोला गया था कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो वो भी वस्तु विपरीत दिशा में आप बल लगा रहा है तो वह थर्ड लॉ हो जाएगा। जैसे कि आप रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट ऊपर की ओर गति करती है तो वो प्रेशर नीचे की भी ओर लगाती है। ठीक है, इस कारण से ऊपर जाती है तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, उसी तरह से आप गन जब फायर करते हैं तो आपको झटका पीछे की ओर लगता है। ठीक है, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम में भी 3 प्रकार था। एक था एक कौन था दिया है तो दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक है, दिशा का जड़त्व क्या होता है
और गति का जड़त्व क्या होता है और विराम का जड़त्व क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। जैसे विराम का जड़त्व अर्थात यह होता है कि जब भी हम अपने संतुलन में खड़े हैं, ठीक है, किसी बस में हम खड़े हैं और अचानक बस चल पड़ती है तो हम लोग पीछे की ओर झुकते हैं, ठीक है, ये विराम की अवस्था है, ठीक है, विराम की अवस्था है। दूसरा है गति का अवस्था कि जब बस चल रही होती है और एक अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये है गति का जड़त्व। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, यानी कि जब भी टर्न पर, यानी कि टर्निंग में जब भी ड्राइवर बस को मूव करती है तो हमें बाहर की ओर धक्का लगती है, ठीक है, यह है दिशा का जड़त्व, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यह प्रश्न का आंसर क्या है, तो यह प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? न्यूटन के सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ फार्मूला, सेकंड लॉ फार्मूला, थर्ड लॉ फार्मूला, ठीक है, ये मैं आपको तीनों बता देता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का फार्मूला है। सेकंड लॉ का फार्मूला क्या है? सेकंड लॉ का फार्मूला है त्वरण बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ का फार्मूला क्या है? थर्ड लॉ का फार्मूला क्या है न्यूटन का? u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as। हम आपको पूछते हैं ताकि आप यदि आपको यह प्रश्न का आंसर जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न का मैं पूरा ऑपरेशन कर दिया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न में है, ये अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स जिसका ऑनर्स रहा होगा उसे यह प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित यह प्रश्न है, ठीक है। यह प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न है क्या, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताओं है, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या क्या विशेषताएं होती है वो आपको दिया गया है। इनमें से कौन सा सत्य है वो, तो फर्स्ट में क्या दिया गया है कि बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता होते हैं, यानी कि जो बाजार होता है, बाजार में एक बड़ी संख्या में क्रेता यानी कि खरीदने वाला, ठीक है, होता है। और दूसरा है सभी फर्म समरूप वस्तु बनाती है, ठीक है। तीसरा है प्रत्येक खरीदार और विक्रेता कीमत स्वीकारता है, सही विकल्प चुनें, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, तो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समरूप वस्तु में प्रचलित होती है, क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, ठीक है, और खुली बाजार की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, चलिए आपको भी इतने ही बता देता हूँ। यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। जो तो मैंने 3-4 चीज़ बताया, मैंने आपको क्या क्या बताया। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। क्या पहला ऑप्शन था बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं। हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं बड़ी संख्या में। ये आने के ऑप्शन नंबर 1 जो था वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। मैंने आपको बताया कि सभी फर्म समरूप वस्तुएं भी बनाती है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है क्या है, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता कीमत स्वीकारता है, यानी कि जो वहाँ कीमत निर्धारित होता है वो क्रेता भी जो खरीदने वाला होता है वो भी स्वीकार लेते हैं, जो विक्रेता यानी कि जो बेचने वाले होते हैं वो भी स्वीकारते हैं, वही बोला गया है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। आप तीनों ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर किस में आपको देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों दिया गया है, यानी कि ऑल सभी सही है। सभी सही किसमें, नंबर 3 में, ठीक है। एक होता है एकाधिकार बाजार, ठीक है। इन सभी के बारे में मैं आपको आगे अगर प्रश्न आएगा तो उसके बारे में वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है।
अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो जैसे कि आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लोक नृत्य से है। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? ठीक है, सॉरी, ये लोक नृत्य का नहीं, त्यौहार का है। हून जो है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। ठीक है, तो ये किस राज्य का है? तो ये ऑप्शन में है आपका आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, तो हून जो एक त्यौहार है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जो मणिपुर ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रमुख जो त्यौहार है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग का लोक नृत्य बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम जो ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेट, उन सभी स्टेट का इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस प्रश्न का आंसर आपको पता चल ही गया। अगला आप आसाम का देख पा रहे होंगे, आपके ऑप्शन में क्या है? आसाम। ठीक है, असम का 2-4 नृत्य जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो नृत्य बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असम का बिहू। ठीक है, बिहू। आपको यदि आप पता होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कली गोपाल, कली गोपाल। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है खेल गोपाल, खेल गोपाल। ठीक है, और ऐसा नहीं कि असम में और भी कोई लोक नृत्य नहीं है, बहुत है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगला है बुगरुम्बा। ठीक है, अगला कौन सा है? तो अगला है बुगरुम्बा। बुगरुम्बा ये जो मैंने आपके सामने 3 या 4 ठो जो भी लोक नृत्य असम का लिखा हूँ ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, असम का क्या है? तो बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बुगरुम्बा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखने से पहले हम फिर जो मणिपुर है इस प्रश्न का आंसर उसको देख लेते हैं। ठीक है, मणिपुर में कौन सा नृत्य इम्पोर्टेंट है? ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। मणिपुर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो 2 ही 3 ठो है जो मैं आपको लिखा देता हूँ, थांगटा या फिर थांगटो, जो भी आप, थांगटा या फिर थांगटो। ठीक है, थांगटा, डोल चोला या फिर डोल चोलम। ठीक है, डोल चोलम। ठीक है, यही दो ही इम्पोर्टेंट है। और भी चलिए और लिखा देते हैं, जागोई। ठीक है, जागोई। मणिपुर में 3 ही इम्पोर्टेंट लिखाते हैं, थांगटा, डोल चोलम और जागोई। ठीक है, ये हो गया। आप और भी ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन में सेकंड में है त्रिपुरा। ठीक है, क्या है? तो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का जो भी इम्पोर्टेंट है लोक नृत्य हम आपको बता देते हैं। और इसी तरह से जितने भी स्टेट आपके ऑप्शन में दिखने के लिए मिलेगा लोक नृत्य में, हम आगे करके इसी तरह से एक एक करके बताते हुए जाएंगे। तो त्रिपुरा का एक ही इम्पोर्टेंट है और यही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, होजगिरी। ठीक है, होजगिरी या होजागिरी, होजगिरी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। ठीक है, और एक ठो और ऑप्शन अगर देखना चाहें तो यहाँ पर क्या है? मेघालय का आप नोट डाउन कर लें, लाहो लोक नृत्य। ठीक है, मेघालय का कौन सा लोक नृत्य है? तो लाहो। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न शायद, हाँ, तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, ये साइंस से फिर है। ठीक है, क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए नेत्र
का निकटतम बिंदु होता है। यानी कि ये प्रश्न बोला जा रहा है, या जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य के आँखों को कोई किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम माने कि कम से कम कितनी दूरी पर रखना चाहिए ताकि वो स्पष्ट तरीके से पढ़ा जा सके, स्पष्ट तरीके से देखा जा सके। तो आप लोग को ये पता होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए किसी भी वस्तु को, ताकि मनुष्य उसे प्रॉपर देख सके। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको 25 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आप डी में यानी कि 4 में देख पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ष हम जब भी ये टाइप करवाएंगे इस प्रश्न को, हिंदी और इंग्लिश दोनों यानी कि बाई लैंग्वेज में करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम अब इसमें आँखों के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें कुछ मैं आपको मनुष्य की आँखों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारे मनुष्य है, जो हम लोग हैं, हम लोग के आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग के आँखों में, आप जरूर याद रखिएगा, हम लोग के आँखों में कौन सा तो बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा हम लोग के प्रतिबिंब हम लोग के आंखों में बनता है। ठीक है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और हम लोग के आंखों में कौन सा दो प्रकार का सेल होता है? एक होता है कॉर्न सेल और एक होता है कॉर्न सेल और एक ध्यान, चलिए छोड़िए। कॉर्न सेल जो होता है हम लोग को कलर विजन के लिए प्रॉपर आवश्यक होता है। यानी कि हम लोग का कॉर्न सेल अगर खराब हो जाएगा तो हम लोग को कोई भी रंग दिखेगा, रंग में हम लोग भेद नहीं कर सकते हैं कि ये पीला है, ये लाल है, ये गुलाबी है। ठीक है, हम लोग को ये सब रंग कौन सा दिखाता है? तो कॉर्न सेल ही दिखाता है। कॉर्न सेल ही दिखाते हैं। एक रोड सेल होता है। ठीक है, हमारे आँखों में एक कौन सा होता है? तो रोड सेल होता है। चलिए, यह प्रश्न आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पॉलिटिक्स से है। ठीक है, पॉलिटिक्स से क्या है? निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? यानी कि ये प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सा व्यक्ति होगा जो संसद के किसी भी काम में, यानी कि संसद या तो कोई बिल बना रहा हो, या तो कुछ भी कर रहा हो, या तो कोई काम कर रहा हो, उस सभा में यह भाग ले सकता है, लेकिन वह बिल बनाने में कोई अपना योगदान नहीं दे सकता है। ठीक है, वो सिर्फ वहाँ बैठ के सुन सकता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? ठीक है, जो उस संसद का सदस्य भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह से कर सकता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी और मुख्य निर्वाचित चुनाव आयुक्त। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, आप लोग को यह पता होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति हो नहीं सकता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं हो सकता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और भारत का महान्यायवादी, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल आप जिसे बोल सकते हैं। अगला है मुख्य निर्वाचित चुनाव आयुक्त, तो जो चुनाव कराने का काम करता है, तो ये भी भाग नहीं लेते हैं। कौन लेते? तो भारत का अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? ये ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी में है। ठीक है, भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल, ठीक है, ART से आप समझ जाइएगा। आर्टिकल ये 76 में, 76 कहता है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, यानी कि महान्यायवादी होगा। ठीक है, और आगे अगला ऑप्शन देते हैं। बोला जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश होगा भारत का चीफ जस्टिस CJI, शॉर्टकट में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये कौन से आर्टिकल में बोलता है? तो आर्टिकल 144। ठीक है, आप ये कमेंट करके बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? आप ये कमेंट करके आंसर दें। ठीक है, अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है,
मुख्य चुनाव आयुक्त। ये आर्टिकल इस कौन सा है? इसका आर्टिकल 148 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का आर्टिकल 148 है। उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, फिर भी बताते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, पीएस मतलब होता है प्रेसिडेंट, भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट। ये कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63। इसी तरह से जितने भी आर्टिकल आते जाएंगे हम आपको समय समय पर रिकॉल करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, ये साइंस से है। क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य की श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? ठीक है, आने की बोल रहा है कि जो मनुष्य की सुनने की जो क्षमता है, ठीक है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? रेंज निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि मनुष्य कितना से कितना के बीच में सुन सकता है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो मनुष्य कितना के कितने बीच में सुन सकता है? तो आपके ऑप्शन है 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, और 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज तक, और 200 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक। तो हम लोग समझ सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इन्हीं के बीच में। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर आप देख पा रहे होंगे? तो ऑप्शन नंबर ये 3rd में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd में। और मैं आपको बता दूं, इससे नीचे वाले यानी कि 20 और 20,000 हर्ट्ज के नीचे वाले को हम बोलते हैं अपसर्व तरंग, अपसर्व, और इसके ऊपर यानी 20,000 के ऊपर से प्रसर्व। ठीक है, प्रसर्व तरंगे बोलते हैं। ठीक है, जो 20,000 से ऊपर रहता है वो कौन सुन सकता है? तो चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। और जो नीचे रहता है 20 से वो कौन सुन सकता है? तो हाथी। ठीक है, हाथी। कुत्ता नहीं सुन सकता है, आप याद रखेंगे। और ये कुत्ता ऑप्शन में आपको जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बारे में मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम अब देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न किससे है? तो ये हिस्ट्री से है। मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ सभी का। इसी तरह से सभी विषय का मिक्स प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या है, निम्न में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो इतिहास में चलाए गए थे वो किसके शासनकाल में हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये प्रश्न है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, सर जॉन शोर और वैरन हेस्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें थॉमस मुनरो लिखा हुआ है। ठीक है, थॉमस मुनरो के शासनकाल में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 1820 में। ठीक है, पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1820 में। ठीक है, अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अगला ऑप्शन वैरन हेस्टिंग है। वैरन हेस्टिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैरन हेस्टिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वैरन हेस्टिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसका शासनकाल कितना था? तो 1772 से 1785 तक। ठीक है, वैरन हेस्टिंग का। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर। ठीक है, आप समझ जाइएगा जिसे
गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? तो अगला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि अभी जो यूपीएससी है, यूपीएससी आईसीएस पहले हुआ करता था, अभी यूपीएससी हो गया है, ठीक है। जो उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने शुरुआत की थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर आईसीएस की शुरुआत हुई थी। आप ये कमेंट करके बताएं कि पहला वो भारतीय कौन थे जो इंडियन सिविल सर्विसेज पहली बार पास हुआ था, ठीक है। वो पहला इंडियन कौन था, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसी के लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत हुई थी, स्थायी बंदोबस्ती की, ठीक है। आई होप कि मैं जितना लिखा हूँ उससे ज़्यादा मैं आपको बता भी दिया हूँ, तो आप मेरे आवाज़ को भी ध्यान दे देंगे, बोर्ड पर भी ध्यान देंगे, ठीक है, दोनों पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोर्ड को देखें या मेरी आवाज़ को सुने, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि मैक्सिमम बड़े से बड़े पोस्ट की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से पद हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो कौन कौन से हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, वायुसेना का प्रमुख और राज्यपाल। देखो, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। और हो गया, और ऑप्शन है क्या? जो जज हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होता है, लेकिन लोकसभा के दो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। लोकसभा के मेंबर द्वारा वोटिंग किया जाता है, तब उसका लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर में सेकंड में है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि भारत का एक लोकसभा अध्यक्ष होगा? वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल है 93, ठीक है, 93। और चलिए इसमें यही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्टैटिक जीके का है, देख पा रहे होंगे कि बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आप प्रश्न देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 28 फरवरी को, 29 अगस्त को, 26 सितंबर को और 26 अक्टूबर को। मेरा प्रश्न आप लोग से ये है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया क्यों जाता है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया क्यों जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्यों मनाया जाता है, ठीक है। एक हॉकी के बड़े प्लेयर रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। उन्होंने गोल्ड मेडल हॉकी के फील्ड में दिलाया है भारत को। उन्हीं के याद में, उन्हीं का जन्मदिन 29 अगस्त को होता है और उन्हीं के याद में यह खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। चलिए आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल, एन से आप समझ जाएगी, नेशनल
विज्ञान दिवस, ठीक है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, चलिए हम अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये भी किससे संबंधित है, तो ये साइंस, ठीक है, से संबंधित है। प्रश्न आप क्या देख पा रहे होंगे, प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन का संदमन करता है, ठीक है, पादप वृद्धि, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि होती है जो, ठीक है, तो उनकी वृद्धि होने के लिए कौन सी हार्मोन की आवश्यकता होती है, तो वो ऑक्सीन हार्मोन की आवश्यकता होती है। यानी कि वृद्धि जो हमारे हमारे पेड़ पौधे की जो वृद्धि करवा रहा है वो ऑक्सीन हार्मोन के कारण से होता है। लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है, इसका विरोधाभास, यानी कि उल्टा, ये उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि वो कौन से हार्मोन है जो पेड़ पौधे को वृद्धि होने से रोकता है, ठीक है, वही यहाँ लिखा गया है संदमन, ठीक है, वृद्धि होने से रोकता है, वो कौन सा हार्मोन है। तो वृद्धि होने से रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, आपके ऑप्शन है ऑक्सीन हार्मोन। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीन हार्मोन जो है वो वृद्धि करवाने में काम आता है, पेड़ पौधों की वृद्धि करवाती है, ठीक है। अगला आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, सेल डिवीजन, पादपों में कोशिका विभाजन का काम इन्हीं का होता है, किसका, तो साइटोकाइनिन का, ठीक है। अगला ऑप्शन है जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन का क्या काम होता है पेड़ पौधे में, तो बीज को अंकुरित होने से बचाना, ठीक है, जो हमारे घरों में बीज रहता है तो उनको अंकुरित होने से बचाता है या फिर अंकुरित करता है, ठीक है, यानी कि बीज के अंकुरण से संबंधित जिब्रेलिन है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, और जो आपका आंसर है ये एब्सिसिक अम्ल ही है जो पादप को वृद्धि होने से रोकता है, यानी कि जितना वृद्धि होना है उतना हो जाएगा, उससे अधिक वृद्धि होगा तो कौन सा हार्मोन रोकेगा, तो एब्सिसिक अम्ल ही रोकेगा, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल को कोई एसिड ना समझे, वो एक हार्मोन है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मैंने आपको तीनों हार्मोन के बारे में बता दिया जो भी ऑप्शन में था सभी के। यदि आपको ऐसा लगता होगा कि ये लिख के मैं बताता हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बार से हम जब भी आपको इन सभी ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे तो सभी को मैं लिख के बताऊंगा, मुंह से कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी साइंस से संबंधित है। क्या है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है। पेलाग्रा एक बीमारी है, ये कौन से विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में जिससे पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन तो ऑप्शन में नहीं दिया, उसका केमिकल नेम दिया है। क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, नियासिन और कैल्सीफेरोल और राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो विटामिन का नाम नहीं दिया लेकिन उनका केमिकल नेम दिया है, ठीक है। तो आपको केमिकल नेम और विटामिन का नाम दोनों याद रखना पड़ेगा और उनके कमी से होने वाली बीमारियां और उनके अधिक से होने वाले बीमारियां, ठीक है। यदि आपको विटामिन के बारे में नहीं पता है, कौन से विटामिन क्या बीमारी करती है, किसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, तो आप इसी चैनल में जाके देख सकते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन करके चैप्टर डला हुआ है, अब वीडियो रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। आप जाके पहले देख सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न है हम लोग को यहाँ पर क्या कि पेलाग्रा रोग जो होते हैं किस विटामिन की कमी से होती है। तो पेलाग्रा रोग विटामिन बी, तो पेलाग्रा रोग जो है
विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? तो नियासिन, ठीक है। और नियासिन ऑप्शन आपके किस में है? आप नियासिन ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। और नियासिन का विटामिन का नाम क्या है? B3, ठीक है, B3। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होती है, जिसका केमिकल नेम नियासिन है, ठीक है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है? कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देख पा रहे होंगे। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका कैल्सीफेरोल एक तो केमिकल नेम है, इसका विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी। चलिए, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी हमारे शरीर में बनता है, आप लोग ये जरूर याद रखे होंगे, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से, जब इसकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है हमारे शरीर में? 2 बीमारी होती है, ठीक है। पहला होती है रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स किस में होती है? तो चाइल्ड में, यानी कि बच्चों में होता है, ठीक है, बच्चों में। और हमारे अडल्ट, यानी कि अडल्ट में तो भी कोई बीमारी होता होगा इनकी कमी से। तो अडल्ट में कौन सा बीमारी होती है? सॉरी, ऑस्टोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टोमलेशिया, ठीक है, ये होता है अडल्ट में, ठीक है। ये वयस्क व्यक्तियों के होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा इंक लगा लेते हैं। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड लेकर आऊँगा, ठीक है, थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, ठीक है। जैसे कि आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इधर इस साइड आपको दिया गया है, एक साइड दिया गया है, कौन से एक साइड दिया गया है, कौन से एक साइड आर्टिकल दिया गया है, और उस आर्टिकल में क्या है वो आपके एक साइड दिया गया है। इन दोनों को मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे क्या है कि ग्राम पंचायत का गठन। दूसरा ऑप्शन है एक समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन। और अगला है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब अलग। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जब देखने के लिए मिलता है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपको इसका एक भी आंसर पता होगा ना तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा कि ग्राम पंचायत का गठन किस में लिखा गया, तो आर्टिकल 40 में लिखा गया, यानी कि पहला का थर्ड ऑप्शन, जो पहला का होगा वो थर्ड होगा। आप सीधे ऑप्शन की ओर दौड़ेंगे, पहला का थर्ड किस में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में तुरंत आएंगे। और आप देख पा रहे होंगे पहला का थर्ड जो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो इसका आप ए ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आप ए ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है,
मिलान करने वालों में कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब आगे भी देख सकते हैं, अगला आगे आप खुद ही मिला लेंगे जब मैंने इसका आंसर बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला ऑप्शन चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ये भी साइंस से। साइंस आपके एग्जाम में 25 को प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 100 में से 25 सिर्फ और सिर्फ साइंस का ही प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो साइंस आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। आई होप कि ग्रुप डी का यदि आप तैयारी किए होंगे तो साइंस आप बेहतर तरीके से ही पढ़े होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साइंस है क्या। जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि आप इनमें से कौन सा है जो एक कठोर जल है उसको नॉर्मल जल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो कठोर जल को नॉर्मल जल बनाने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, ठीक है। तो धावन सोडा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है धावन सोडा, ठीक है। एक बार मैं फिर बताता हूँ, यदि आपको यह प्रश्न बायलैंग्वेज में चाहिए यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं अगला बार जब भी प्रश्न लाऊंगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को यह प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है, ये होता है। और यदि आपको पूछा जाए इसका केमिकल नेम क्या होता है तो डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, लिख देते हैं डेका हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण, ठीक है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2, ठीक है, ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। किसका, तो व्यंजक चूर्ण का। इसका कार्य क्या क्या होता है हम आपको लिख देते हैं, ये परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। इनका कार्य क्या क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण का क्या कार्य क्या क्या होता है तो जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। और कपड़े और कागज के उद्योग या फिर कपड़े और कागज को धोने में, ब्लीच करने में, ठीक है। कपड़े और कागज धोने या ब्लीच भी लिख सकते हैं, ब्लीच करने में, इसके कपड़े और कागज के उद्योग में भी, ठीक है। कागज
उद्योग में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। व्यंजक चूर्ण के बारे में मैंने आपको पूरा लिखा दिया, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका किसका, तो अगला ऑप्शन है जिप्सम का, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो क्या है, थर्ड जो ऑप्शन है वो किसका है, तो जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 into 2H2O, ठीक है, जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जिप्सम को हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम डाईहाइड्रेटेड, ठीक है। क्या होता है, तो डाईहाइड्रेटेड, ठीक है। डाईहाइड्रेटेड, ठीक है, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। क्या होता है जिप्सम का केमिकल नेम, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। पूरा लिख दें, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा इस प्रश्न का पूरा मैं पोस्टमार्टम आपके सामने कर दिया हूँ, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, सीमेंट का बनाना, सीमेंट बनाना, ठीक है। डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का कार्य क्या होता है, तो सीमेंट बनाना। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O, ठीक है, जिप्सम का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोग, देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। ये कौन सा सब्जेक्ट से है, तो पॉलिटिक्स से है, ठीक है। प्रश्न है क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। यानी कि ये प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। यानी कि कोई भी काम है, यदि बड़ा काम कुछ प्रधानमंत्री करते हैं तो इसकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, तो कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78, ठीक है। तो आर्टिकल 52 तो आप जानते होंगे क्या है, कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78। आर्टिकल जो 78 है वही कहता है कि प्रधानमंत्री यदि कोई भी काम करता है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। हम ऑप्शन आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि भारत का एक ठो राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 जो आपको दिया गया है ये कहता है कि भारत के PS लिख देते हैं, PS आने की राष्ट्रपति भी भारत का एक ठो PS होगा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति होगा। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग क्यों लगता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगता है, जब राष्ट्रपति अपने पद की गलत उसका प्रयोग करने लगे, ठीक है, या फिर वो उचित ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो, या तो वो दिवालिया यानी कि पागल हो गया हो, तो उन पर यह महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 61 कहता है कि इसको उस पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट।
अगला कौन सा है तो 75 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, ठीक है, सॉरी पीएम के सलाह पर, ठीक है, पीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की, ठीक है, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति होगी, ठीक है, नियुक्ति होगी। आई होप कि यह प्रश्न यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम अब आपके लिए हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। 15वां या 16वां प्रश्न हो गया होगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बार से 20 प्रश्न रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि आप कमेंट कीजिएगा कि प्रश्न बढ़ा दिया जाए तो हम प्रश्न को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। इस प्रश्न का जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है क्या, निम्न में से किस कारण से मांगे गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, ठीक है। आप ऑप्शन देख लेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इस प्रश्न को हम कल की सेशन में पहला ही प्रश्न यही रखेंगे, देखेंगे कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो एक बार फिर बोलता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और इस सेशन को लाइक जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपको बिहार SI का इसी तरह से प्रैक्टिस सेट बेहतरीन, इससे और बेहतरीन तरीके से करके आपके सामने प्रस्तुत हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।